यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश नाकाम, 4 टाइम बम के साथ 2 गिरफ्तार। मास्टरमाइंड इमरान फरार मामले की जांच में एसटीएफ जुटी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में हुई एंट्री। राहुल ने जनसभा को किया संबोधित। यूपी में 8 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। पीएम का संभल दौरा बीजेपी के लिए होगा गेम चेंजर। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के न्यूज के साथ बातचीत में दिए संकेत। आज से 1 घंटे के लिए हर दिन बंद होंगे रामलला के कपाट। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक नहीं होंगे दर्शन। भक्तों की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। आरबीआई ने पेटीएम को दी 15 दिन की और मोहलत। वॉलेट और पेमेंट बैंक के लिए 15 मार्च तक बढ़ाया समय। पहले 1 मार्च तक थी आखिरी तारीख। और गाजियाबाद में पति ने की खौफनाक वारदात। पत्नी और बेटी का उस्तरे से गला रेतने के बाद खुद की गर्दन काटी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। और अब बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले गिरोह के 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। झांसी में एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने यह गिरफ्तारी की है। मोनू कुमार और रजनीश रंजन गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी शामली और नालंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने की फिराक में थे ये दोनों। कैंडिडेट से पैसा लेकर पेपर लीक करने से पहले इनकी गिरफ्तारी हुई है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा चुके हैं ये सेंध। एसटीएफ की तरफ से ये बयान सामने आया है कि कई परीक्षाओं में ये सेंध लगा चुके हैं। नेक्सस से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में एसटीएफ जुटी हुई है। आपको बता दें इनके पास से 2 कार, 10 एडमिट कार्ड की कॉपी, 3 फोन मिले हैं। एसटीएफ ने झांसी के नवाबाद थाने में दोनों आरोपियों को सौंपा है। तो आरोपियों के पास से 2 कार, 10 एडमिट कार्ड की कॉपी मिली है और 3 फोन इनके पास से बरामद हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। महाराजगंज से अगली खबर है। न्यायालय ने सुनाई है फांसी की सजा। आपको बता दें भाई और भतीजी की हत्या करने वाले को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने 10 साल पुराने मामले में सुनवाई की है। तो 10 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए फांसी की सजा दी है। तो जनपद के अपर न्यायाधीश ने सुनाई है फांसी की सजा। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में हुई थी निर्मम हत्या। चाकू से गोद कर भाई ने भाई और भतीजी को मौत के घाट उतारा था। 10 गवाहों की गवाही के बाद जज ने फांसी की सजा सुनाई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मानिक गांव का पूरा मामला है ये। अगली अहम खबर कुशीनगर से है। आपको बता दें सौतेली मां के पीटने से मासूम की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आपको बता दें पोस्टमार्टम कराया है। मासूम के शरीर पर कई जगह पीटने के निशान मिले हैं। परिजनों ने सौतेली मां पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। आरोप पर पुलिस ने सौतेली मां को हिरासत में लिया है। पिता और अभी पिछले 4 दिन पहले गोवा गया हुआ था। आपको बता दें कमाने के लिए गोवा गया हुआ था पिता। इस दौरान सौतेली मां ने मासूम को जमकर मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। कसिया थाना क्षेत्र के अहरोली बाजार डुमरी की यह पूरी घटना है। तो परिजनों का आरोप है कि सौतेली मां ने जमकर मारा पीटा है। तो सौतेली मां के प्रताड़ना से मासूम की मौत हुई है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर चंदौली से है, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा से गठबंधन के सपा के स्थानीय नेताओं ने भी दूरी बना रखी है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कोई भी दिग्गज नेता राहुल गांधी की यात्रा में दिखाई नहीं दिया है। राजनीतिक गलियारे में भी गठबंधन की दूरियों की चर्चा होने लगी है। राहुल गांधी मंच से लोगों को संबोधित करते रहे, लेकिन कोई भी दूसरे दल का नेता वहां दिखाई नहीं दिया। अगली खबर लखनऊ से है। यूपी में लंबे समय से एसटीएफ की कमान संभाल रहे आपको बता दें आईपीएस
अमिताभ यस उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी चार्ज उनको दिया गया है। सरकार ने अमिताभ यस पर भरोसा जताते हुए यूपी की कानून व्यवस्था की भागदौड़ को उनके हाथों में सौंपा है। अमिताभ यस ने डीजीपी मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की है और फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज संभाला है। अमिताभ यस ने कहा कि अभी तक वो दुर्दांत अपराधियों की धरपकड़ और एनकाउंटर से अपराध का सफाया करते थे, लेकिन अब यूपी में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए बखूबी अलग अलग मोड पर काम करेंगे और यूपी में होने वाले बड़े कार्यक्रम को शांति व्यवस्था के साथ संपन्न कराएंगे। सरकार ने जो उन पर भरोसा जताया है, उनका दायित्व वो हर कीमत पर पूरा करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है। आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव ने चुनावी बॉन्ड को कहा कि सरकार पूरी तरह से विपक्ष और जनता के खिलाफ है और भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पाई है। 7 सालों में सिर्फ गड्ढा मुक्ति के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। ये सब भ्रष्टाचार में सारा धन समाप्त हो गया। तो देखिए, 2 साल पहले भी किसानों का आंदोलन चला और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और उसमें करीब 700 किसान मरे भी गए। उसके बाद देखिए, सरकार ने समझौता किया, सरकार को झुकना पड़ा। एमएसपी लागू करेंगे और किसानों की जितनी भी मांगें थी सब सरकार ने मानी और वादा भी किया, लेकिन अभी तक न तो एमएसपी मिली न किसानों की जो भी मांगें थी उन्हें पूरा किया गया। तो किसानों का आंदोलन फिर शुरू हुआ। तो देखिए, किसानों पर आंसू गैस गोलियां चली, पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ। तो देखिए, जब किसानों की बात को सुनने को सरकार तैयार नहीं है, उनकी मांगों को पूरा अभी तक नहीं किया है, तो किसानों पर अगर कोई सरकार गोली चलाए, लाठीचार्ज करे और इस तरीके का बर्बरतापूर्वक अगर किसानों के साथ करते तो वो सरकार में रहने लायक नहीं है। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर संभल से है। 15 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल आ रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। संभल के एकरा कंबोह इलाके में स्थित कल्की धाम का नाम कल्की के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि यह विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार था, जो कलयुग को समाप्त करने के लिए प्रकट होगा। देश भर से हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी हिंदू तीर्थ कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर के न्यूज के संवाददाता रईस अलवी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से खास बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज हम जनपद संभल के कल्की धाम पर मौजूद हैं। हमारे साथ में हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, जो कि कल्की धाम की 19 तारीख के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सलाहन किया जाएगा। किस तरह की तैयारी की गई है और क्या है पूरा मामला, हम उनसे जानते हैं। सर, आपका थैंक यू। किस तरह की तैयारी की गई है और क्या है? भगवान के अवतार, भगवान जहाँ आएगा, होने वाला अवतार श्री कल्की नारायण, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, श्री कल्की भगवान का धाम, श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने को 19 फरवरी को सुबह 10 बजे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये उत्सव है, गौरव का विषय है, ये पूरे देश के गौरव का विषय है, ये पूरी दुनिया के लिए गौरव का विषय है, ये सनातन के लिए गौरव का विषय है कि जहाँ भगवान आएगा उसके आने से पहले ही भगवान का धाम बन रहा है और उस धाम की शिला रखने के लिए, उस धाम का शिलान्यास करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। सर, 1 माह के अंदर 2 जगह प्रधानमंत्री के द्वारा सलाहन किया जा रहा है, पहले अयोध्या फिर कल्की धाम। अयोध्या में एक इतिहास लिखा गया और 19 फरवरी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के भविष्य का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री आज का अवतार बन के आ रहे हैं क्या?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सेतु का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। सतयुग से कलयुग को, त्रेता से कलयुग को, द्वापर से कलयुग को, और मुझे लगता है कि सनातन के लिए अद्भुत कार्य है। और मुझे लगता है कि भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी को चुना है। सर, कितनी श्रद्धालुओं की आने की व्यवस्था है और जो संत हैं वो कितनी आ सकते हैं? क्या 10,000 से ज़्यादा संतों के आने की संभावना है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा संतों ने अपने आने की सहमति दी है। लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। 19 फरवरी को पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा सनातन भारत के प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। सर, जैसे 16 के आसपास 2016 में एक शिलान्यासन हो रहा था और वो रोका गया था, क्या कारण था, क्यों रोका? 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन उस वक्त की सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस सरकार ने श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी। फिर हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट आए। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कल्की धाम के निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया और 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा। लेकिन उस समय मैं बड़ा दुखी हुआ था, मैं बड़ा पीड़ित था और मैं नाराज था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्री कल्की धाम के निर्माण पर रोक लगाई, मैं बड़ा दुखी था। लेकिन आज मैं उस सरकार के किए हुए गुनाह के लिए उन्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि अगर 2016 में रोक ना लगती तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आते हैं। जिस तरह से संभल में कल्की धाम का शिलान्यासन हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि संभल की फिजा बदलेगी? पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, पूरे संभल के लिए गौरव का विषय है, पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है, पूरे सनातन के लिए गौरव का विषय है। धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म, दुनिया में मुझे लगता है कि आज रिलीजियस टूरिज्म में अयोध्या का नाम सबसे ऊपर है। निकट भविष्य में श्री कल्की धाम उसी श्रेणी में आएगा। दुनिया के लोग उस धरती को नमन करना चाहेंगे, दुनिया के लोग उस धाम का दर्शन करना चाहेंगे जहां भगवान आएगा। सर, काफ़ी समय से आप कांग्रेस में रहे थे और कांग्रेस में अचानक आपको निकाल दिया गया था, क्या है सर? किसने किसे निकाला, किसने किसे पकड़ा, किसने किसे छोड़ा, इन सब बातों पे 19 के बाद बात करूंगा, दिल खोल के बात करूंगा, आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। अभी 19 फरवरी श्री कल्की धाम का शिलान्यास, बस यही ध्यान है, यही संकल्प है और यही समर्पण है। जीते हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जी और के न्यूज केवल के साथ रही सलवी ईस्टर्न के न्यूज इंडिया संभल। हम रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चंदौली से है, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा से गठबंधन के सपा के स्थानीय नेताओं ने भी दूरी बना ली है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कोई भी दिग्गज नेता राहुल गांधी की यात्रा में नहीं पहुंचा है। राजनीतिक गलियारे में भी गठबंधन की दूरियों की चर्चा होने लगी है। ये खबर आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां किसान यूनियन के भारत बंद को लेकर किसान नेता नजरबंद कर दिए गए हैं। वहीं किसान नेता व कानपुर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र को सुबह से ही नेकपुर स्थित उनके आवास पर पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। किसान नेताओं को नजरबंद किए जाने से किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी में भारी आक्रोश दिखा है। जिस तरह से सुबह से ही सीओ सिटी प्रदीप सिंह समेत पुलिस ने घर पर पहुंचकर उनको नजरबंद किया, वो गलत है। उन्होंने कहा कि हमने ऐलान किया था कि किसान गंगा की परिक्रमा करेंगे, जिस पर प्रशासन के बहकावे में आकर सत्यगिरी महाराज ने मुझे फोन कर, आपको बता दें, फोन करने की बात कही। भारत बंद का टिकैत साहब का ऐलान था और ये कहा गया था कि शांतिपूर्वक किसान अपने खेतों में काम नहीं करेगा, कोई घर पे काम नहीं करेगा और शांतिपूर्वक अपने हड़ताल पर किसान रहेगा। और यहाँ रोक करके हमारी मांगों को एडीएम साहब ने बखूबी से सुना और जो हमारी मेन मांग थी, आवारा जानवर है कमालुद्दीनपुर का लेखपाल और जो फसल काट दी उस पर कार्रवाई करना है, जो वहाँ काम हो रहा है कमालुद्दीनपुर में, उसको लेके चकबंदी को लेके सारी
सिस्टम को उन्होंने बखूबी सुना और ये कहा कि ये हम जल्दी जल्दी जिले का जो ज्ञापन है हम निस्तारण करेंगे और नहीं निस्तारण होगा तो मैंने एक और कह दिया है कि 19 तारीख को जमापुर मोड़ में वहीं रोड जाम करेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं किसान रहेगा। 19 तारीख में अगर निस्तारण कर लो 19 तारीख तक। यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। जो है इन लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपना ज्ञापन दिया है और इसमें कुछ स्थानीय मांगे हैं जिस पे हम लोग प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करेंगे। कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था? नहीं, किसी को नजरबंद नहीं किया गया था। हम लोग आपस में बात कर रहे थे जो है, और हम लोगों ने जो है शांतिपूर्वक से सारे लोगों से बात करके उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया। ब्रेक के बाद अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बागपत से है, जहां किसानों की मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब में चल रहे किसानों के प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए भारतीय किसान यूनियन भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका बागपत में मिला जुला असर देखने को मिला है। वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे किनारे 2 घंटे बैठकर धरना प्रदर्शन किया और जल्द भारत सरकार से सभी मांगे पूरा करने की मांग की है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली की सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा है और उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन का पूरा समर्थन किसानों के साथ है। आज उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए सिर्फ सांकेतिक धरने का ऐलान किया था। अब वह मुजफ्फरनगर में 17 फरवरी को होने वाली पंचायत में आगे की रणनीति बनाएंगे और देश में किसानों के उत्पीड़न की लड़ाई का ऐलान करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर में जुमे की नमाज पर अलर्ट रहा, जहां पुलिस कमिश्नरेट के सभी आला अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त किया और सभी आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र सहित अन्य अधिकारियों ने बड़ी सेफ्टी के साथ पेट्रोलिंग की और मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सहित अन्य पुलिसकर्मी अपने अपने जोन, सर्किल व क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। क्यूआरटी और पीएससी भी तैनात है और शहर में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोंडा से है। पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु परीक्षा की तैयारियों के संबंध में परीक्षा केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान परीक्षा हॉल, सीसीटीवी व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार पांडे के साथ परीक्षा केंद्र पर बिजली, पानी, शौचालय व अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था आदि का निरीक्षण कर और बेहतर व्यवस्था के संबंध में वार्ता की। परीक्षा केंद्र पर भी श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में 13 कमरों में प्रति पाली 600 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है। दिनांक 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती का एक पूरा ये कार्यक्रम संपन्न होना है और 2 शिफ्ट में अलग अलग ये एग्जाम हो रहे हैं। तो कुल 4 शिफ्ट 17 और 18 फरवरी को मिलाकर है, जिसमें करीब 45,000 के करीब अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और कुल 25 केंद्र है जनपद गोंडा में, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में है। इन सभी थाना क्षेत्रों में जो भी ये केंद्र हैं, इनके केंद्र व्यवस्थापकों से और स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जो इनके पुलिस प्रभारी हैं, इन सभी से मीटिंग कर इनको गंभीरता से सभी चीज़ों के बारे में अवगत करा दिया गया है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ निगरानी होगी। इसके अतिरिक्त इस पूरी व्यवस्था में कुल करीब 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सम्मिलित हैं और हमारे 5 क्षेत्राधिकारियों की ड्यूटी इसमें लगी है और 2 एडिशनल एसपी इस पूरी परीक्षा में स्टैटिक और मोबाइल रहते हुए इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।